हाय, कैसे हैं आप? आज हम जेआईजीएल के अमेंडमेंट्स डिस्कस करेंगे। ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। इस सब्जेक्ट में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, क्योंकि दिसंबर 2020 एग्जाम में वो एप्लीकेबल हो रहे हैं। कुछ अमेंडमेंट्स आपको आपके इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट के तौर पर प्रोवाइड किए हैं। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, आईसीएसआई की वेबसाइट पर अवेलेबल है, इसलिए हम कुछ अमेंडमेंट्स के लिए ये सप्लीमेंट रेफर करेंगे। इनके अलावा भी कुछ अमेंडमेंट जो सप्लीमेंट में इंक्लूड नहीं किए गए हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेनली 4 टॉपिक्स में अमेंडमेंट्स हैं: आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ फ्यू लॉज ऑन जम्मू एंड कश्मीर। रेडी हैं आप सर? चलिए शुरू करते हैं। याद तो है ना आपको आर्बिट्रेशन एक्ट? पहले इंडिया में आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 हुआ करता था, जिसे रिप्लेस किया गया था आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट 1996 से। अब आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू इस एक्ट में जो चेंजेस किए गए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ये जो एक्ट है इसका मेन एम है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। इसी के साथ साथ फॉरेन अवार्ड्स को एनफोर्स भी करता है। हमारी जेनेवा कन्वेंशन, न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो फॉरेन अवार्ड्स अनाउंस हैं उन्हें एनफोर्स भी करता है। अब ये जो एक्ट है, इस एक्ट में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स क्या हुए हैं? सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर के लिए अप्लाई होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर में हमने समझा था कि कभी भी अगर 2 और मोर पार्टीज में अगर आपस में कहीं कोई डिस्प्यूट हो जाता है वो अपने लिए आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी 2 पार्टीज हैं, इनके बीच में अगर आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ऑलरेडी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में एंटर्ड है, इन्होंने थर्ड पर्सन को बाय म्यूचुअल कंसेंट अपने लिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया। और अगर वो अपने लिए अलग अलग आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं, ए ने सी को अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, बी ने डी को अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, देन ये दोनों आर्बिट्रेटर्स मिलकर थर्ड आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर पाएंगे। तो ये सी डी ई 3 कहलाते हैं पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स। इन केस एनी वन ऑफ द पार्टी फेल्स टू अपॉइंट हिज ओन आर्बिट्रेटर, अगर कोई भी पार्टी अपने लिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने से फेल हो जाती है या ये आर्बिट्रेटर्स थर्ड आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने से फेल हो जाते हैं, ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और designated person by such courts can appoint arbitrator. Designated person of such court can appoint arbitrator. ये हमने समझा था क्योंकि पहले प्रोविजन यही था, आर्बिट्रेटर और थर्ड आर्बिट्रेटर। अब इस प्रोविजन को अमेंड किया जा चुका है। सेक्शन 11 में अमेंडमेंट क्या हुआ है वो देखते हैं हम। अमेंडेड सेक्शन 11 कहता है अगर कभी भी आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट करना है या थर्ड आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट करना है, देन कौन कर पाएगा? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस designated by the Supreme Court और High Court। आर्बिट्रेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डेजिग्नेट कर देंगे आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस को, एंड वो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस आर्बिट्रेटर और थर्ड आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट कर पाएंगे। इवन ये जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस होंगी वो ग्रेडेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस होंगी। हाँ, अगर कहीं पे ग्रेडेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल नहीं होगी, इन दैट केस उस स्टेट में जो हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पावर होगी कि वो पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स मेंटेन करवा पाएंगे आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करने के लिए।
ये देखिए लिखा है यहाँ पे, अमेंडेड सेक्शन 11 प्रोवाइड करता है कि जो प्रेजेंट सिस्टम था आर्बिट्रेटर और थर्ड आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए, कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या उनके डेजिग्नेटेड पर्सन अपॉइंट करवा पाते थे, लेकिन अब क्या है, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस डेजिग्नेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अब आर्बिट्रेटर और थर्ड आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट करने की पावर रखेंगे। यानी अब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास आर्बिट्रेटर्स अपॉइंटमेंट की पावर नहीं है। हाँ, ये जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस होंगे ये क्या होंगे, ग्रेडेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस। अगर कहीं पे ग्रेडेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस यानी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस जिनको ग्रेड नहीं मिली हुई है, अगर कहीं पे कोई ग्रेडेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस नहीं है किसी स्टेट में, देन चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट मे मेंटेन अ पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स सो दैट वो ये फंक्शंस परफॉर्म कर पाएंगे जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस के पास पावर है। क्लियर है आपको? तो सेक्शन 11 में मेजर अमेंडमेंट क्या है कि अब अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स के लिए पार्टीज तो एलिजिबल हैं, लेकिन अगर पार्टीज अपने लिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पाती हैं या अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स थर्ड आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट नहीं कर पाते हैं, देन आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस जिन्हें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने डेजिग्नेट किया हुआ है वो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस आर्बिट्रेटर्स का अपॉइंटमेंट कर पाएंगे, और ये आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस को भी ग्रेड दी जाएगी। अगर किसी स्टेट में ग्रेडेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल नहीं होगी, देन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के पास पावर होगी, उस स्टेट में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के पास पावर होगी पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स मेंटेन करने के लिए। क्लियर है? अब यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट टाइम टू टाइम पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स को रिव्यू करता रहेगा। हाँ, यहाँ पे जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के थ्रू डेजिग्नेट होंगी, ये नहीं माना जाएगा कि उनके पास जुडिशियल पावर आ गई है, ये बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपनी पावर्स या आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस को डेलीगेट कर दी है। आर्बिट्रेशन एक्ट में फर्स्ट अमेंडमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स पे, सेकंड जहां पे आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग शुरू होती है पार्टीज अपने फैक्ट्स देती हैं, ऑपोजिट पार्टी अपने डिफेंस सबमिट करती है। सेक्शन 23 प्रोवाइड करता है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स एंड डिफेंस। पहले एक्ट में कहीं कोई टाइम लिमिट नहीं थी कि कितने टाइम में पार्टीज ने अपने डिफेंसेस सबमिट करने होंगे, अपने क्लेम सबमिट करने होंगे। ऑल्दो सेक्शन 23 में अमेंडमेंट कर दिया गया है that the statement of claims and defense shall be completed within a period of 6 months from the date of arbitrator receives the notice of appointment। यानी यहाँ टाइम लिमिट दे दी गई है 6 मंथ्स की, कि स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स एंड डिफेंस 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ आर्बिट्रेटर रिसीव्स द नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट इसमें कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड थर्ड मेजर अमेंडमेंट जो आर्बिट्रेशन एक्ट में किया गया वो है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस एक्ट में अलग से पावर दे दी गई है जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट कर पाएगी, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर एक्ट करेगी। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया शॉर्ट में जिसे ACI के नाम से जाना जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इस एक्ट में अलग से एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करने की जिसे कहा गया आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अब इसके लिए इस एक्ट में अलग से एक पार्ट 1A इंसर्ट किया गया। ये जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट शैल बी ए बॉडी कॉर्पोरेट। एक कंपनी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पास होगी। ये आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया अपने नाम से जाना जाएगा, अपने नाम से प्रॉपर्टी होल्ड कर सकेगा, अपने नाम से किसी के अगेंस्ट में सूट फाइल कर पाएगा, आउटसाइडर भी इसके अगेंस्ट में सूट फाइल कर पाएगा। दैट मीन्स एक कंपनी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पास अवेलेबल रहेगी। यहाँ लिखा हुआ भी है द काउंसिल शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम अपोजिट having perpetual succession, common seat, power to acquire, hold and dispose of property both movable and immovable, power to enter into contracts by its own name, sue and being sued। ये जो काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट होगी इसका हेड ऑफिस होगा न्यू दिल्ली में। अदर प्लेसेस पे भी ऑफिसेस एस्टैब्लिश किए जा सकेंगे विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट।
शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, अच्छे से याद करना है। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया पे कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी, फॉलोइंग मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व किए जाएंगे, शेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, a person who has been a judge of the Supreme Court or Chief Justice of the High Court or Judge of High Court or an eminent person having special knowledge and experience in the contract or administration of arbitration. ऐसे पर्सन को यहाँ चेयरपर्सन के तौर पे अपॉइंट किया जा सकेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करते हुए आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन अपॉइंट करेगी। एन एमिनेंट आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर, जिसके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस होगा इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन के रिस्पेक्ट में, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के रिस्पेक्ट में, वो मेंबर अपॉइंट किया जा सकेगा। एमिनेंट एकेडमिशियन एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च का, टीचिंग का इन द फील्ड ऑफ आर्बिट्रेशन एंड ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसे हम एडीआर भी कहते हैं, उसे मेंबर अपॉइंट किया जा सकेगा ऐसे पर्सन को जिसमें ये क्वालिफिकेशन होगी। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और एज रिप्रेजेंटेटिव नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी को यहाँ एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पे अपॉइंट किया जा सकेगा। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एज रिप्रेजेंटेटिव नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, उसे मेंबर एक्स ऑफिशियल मेंबर के तौर पे अपॉइंट किया जा सकेगा। वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पार्ट टाइम मेंबर के तौर पे यहाँ अपॉइंट किया जा सकेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को यहाँ मेंबर कम सेक्रेटरी, एक्स ऑफिशियल मेंबर कम सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट किया जा सकेगा। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इतने मेंबर्स को इन्वॉल्व करते हुए एक बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूट करेगी उसे कहा क्या जाएगा, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस बॉडी के पावर्स, फंक्शंस स्पेसिफाई करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि यहाँ पे जो पर्सन अपॉइंट होंगे उनको सैलरी अलाउंसेस क्या दिया जाए, वर्क विजिट्स क्या दिया जाए, उनका टर्म ऑफ ऑफिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ये देखिए स्पेसिफिकली सब इंक्लूड किया गया है, ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ काउंसिल, पॉलिसीज फ्रेम कर पाएंगे, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है यहाँ पे, रिव्यू कर पाएंगे ग्रेडिंग ऑफ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस, होल्ड ट्रेनिंग वर्कशॉप्स आर्बिट्रेशन लॉ के रिस्पेक्ट में, frame, review and update norms to ensure satisfactory level of arbitration and conciliation, act as a forum for exchange of views and techniques to be adapted for creating a platform to make India a robust center for domestic and commercial arbitration, international arbitration. ये काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम रिकमेंडेशन सबमिट करेगी किस तरह से आर्बिट्रेशन को प्रमोट किया जा सकता है, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, साथ ही टाइम टू टाइम रिसर्च करेगी, एग्जामिनेशन एंड ट्रेनिंग कंडक्ट करेगी, आर्बिट्रेशन को कैसे डेवलप किया जा सकता है, कैसे आर्बिट्रेटर्स ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में प्रमोट किए जा सकते हैं। एस्टैब्लिश एंड मेंटेन डिपॉजिटरी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स मेड इन इंडिया। तो ये कुछ पावर्स एंड फंक्शंस हैं जिन्हें आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कर पाएगा। हाँ, अगर आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में कोई वैकेंसी हो जाती है, अगर आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में कहीं कोई वैकेंसी हो जाती है या बाद में पता चलता है कि काउंसिल में जो मेंबर अपॉइंट किया गया वन और मोर मेंबर्स के अपॉइंटमेंट में कहीं कोई डिफेक्ट या इरेगुलरिटी रह गई है, फिर भी आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो कुछ भी प्रोसीडिंग्स किए हैं, जो भी काम किए हैं, वो इनवैलिडेट नहीं होंगे, वैलिड माने जाएंगे। हाँ, अगर ये मेंबर्स अपना रेजिग्नेशन सबमिट करना चाहते हैं देन ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एड्रेस करते हुए अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। इनका रेजिग्नेशन इफेक्ट में आएगा जिस दिन इन्होंने रेजिग्नेशन टेंडर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके 3 मंथ्स एक्सपायर होने पर, या इनकी जगह अगर कोई नया पर्सन अपॉइंट कर दिया जाता है, या इनका टर्म अगर एक्सपायर हो जाता है, विच एवर इज अर्लियर पे।
So to hold office until the expiry of 3 months from the date of receipt of such notice, or until a person duly appointed as a successor, or until the expiry of term of office whichever is earlier. हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ इन्हें अपॉइंट करने की पावर भी रखती है, अगर कुछ ग्राउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं देन सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें रिमूव भी कर सकेगी। अगर कोई भी मेंबर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया या पेड एम्प्लॉयमेंट उसने ज्वाइन कर लिया एक्सेप्ट पार्ट टाइम मेंबर, या कहीं कोई ऑफेंस कन्विक्ट किया इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, या कोई फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया प्रेजुडिशियल इफेक्ट में, या अपनी पोजीशन को एब्यूज कर लिया, या पर्सन फिजिकली या मेंटली इनकैपेबल डिक्लेयर हो गया, इनमें से कोई भी ग्राउंड अगर एग्जिस्ट कर रहा है आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर को रिमूव भी कर सकेगी। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ग्रेडिंग प्रोवाइड करेगा आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस को। काउंसिल शैल मेक ग्रेडिंग ऑफ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, उनके पास एक्सपीरियंस क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विस वो किस तरह की प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसी उनकी परफॉर्मेंस है, कंप्लायंस लेवल उनका किस तरह का है, उसके बेसिस पे आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस को ग्रेड प्रोवाइड करेगा। अब आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस में जो पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे आर्बिट्रेटर के तौर पर एक्ट करने के लिए, तो अब आर्बिट्रेटर्स जिनको अपॉइंट किया जाएगा उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। कंपनी सेक्रेटरी भी आर्बिट्रेटर के तौर पर एक्ट कर सकता है। यहाँ पे नॉर्म्स लिखे गए स्पेसिफिकली कि कौन कौन आर्बिट्रेटर के तौर पर एक्ट कर सकता है, 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है। एडवोकेट जिसके पास कम से कम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस हो वो आर्बिट्रेटर के तौर पर एक्ट कर सकेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास 10 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आर्बिट्रेटर के तौर पर एक्ट कर सकेगा। कॉस्ट अकाउंटेंट जिसके पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस हो वो कॉस्ट अकाउंटेंट आर्बिट्रेटर के तौर पर एक्ट कर सकेगा। अ पर्सन हु इज अ कंपनी सेक्रेटरी, वो पर्सन जो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 के अकॉर्डिंग कंपनी सेक्रेटरी है एंड हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 10 इयर्स एज अ कंपनी सेक्रेटरी, अगर 10 इयर्स का 10 साल का एक्सपीरियंस है वो कंपनी सेक्रेटरी आर्बिट्रेटर के तौर पर एक्ट कर सकता है। हाँ, मैं कर सकती हूँ, मेरा ऑलरेडी 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू एक्ट एज कंपनी सेक्रेटरी। वो पर्सन जो इंडियन लीगल सर्विस का ऑफिसर है वो आर्बिट्रेटर के तौर पर एक्ट कर सकता है। हैज बीन एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन लीगल सर्विस, has been an officer with law degree having 10 years of experience in the legal matters of government, autonomous body, public sector undertaking, has been an officer with engineering degree जिसके पास 10 years का experience हो, has been an officer having senior level experience of administration in the central government or state government or public sector undertaking, a person in any other case having educational qualification at degree level with 10 years experience in scientific or technical stream in the field of telecom, information technology, intellectual property rights or other specialized area in the government, autonomous body or public sector undertaking, या senior level manager position hold की हुई है किसी private sector में। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है क्या कोई फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी आर्बिट्रेटर के तौर पर एक्ट कर सकता है? नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 10 इयर्स का। जो भी आर्बिट्रेटर के तौर पर एक्ट करता है, आर्बिट्रेटर की तरह एक्ट करता है, उसे भी कुछ जनरल नॉर्म्स फुलफिल करने होते हैं। वो पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी होना चाहिए, ऑनेस्टी मेंटेन रख रहा होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखे, इम्पार्शियल बेसिस पे एक्ट करे, उसके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट में कहीं कोई लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड नहीं होनी चाहिए। तो कुछ नॉर्म्स हैं जो आर्बिट्रेटर ने भी फॉलो करने ज़रूरी होते हैं। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 के अमेंडमेंट्स देखे हमने। अब इस एक्ट में 4 मेन अमेंडमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं। 1 इज अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, कौन करेगा?
Arbitral institutions designated by the Supreme Court or High Court. Second is statement of claims and defense. कितना टाइम लिमिट है? 6 months. Third is Constitution of Arbitration Council of India. शॉर्ट में लिख दूं, Arbitration Council of India. And fourth is qualification arbitrators. ये 4 अमेंडमेंट्स हैं जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया और क्वालिफिकेशन ऑफ आर्बिट्रेटर, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने का भी चांस है. ये तो बात हुई आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट 1996 के अमेंडमेंट की. नेक्स्ट अमेंडमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का. आरटीआई. टू 2019 का अमेंडमेंट है ये भी. राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जिसे हम वाटर लेजिस्लेशन के नाम से भी जानते हैं. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इस एक्ट में हमने समझा होता है कि किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट में हमने अगर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है, हम पीआईओ को अप्लाई करेंगे, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अप्लाई करेंगे. और पीआईओ अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है या टाइम पर हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं करवा रहा है, देन हम पीआईओ के डिसीजन के अगेंस्ट में अपील भी फाइल कर सकते हैं टू द सीनियर रैंक ऑफिसर टू द पीआईओ. और अगर वो सीनियर रैंक ऑफिसर टू द पीआईओ के डिसीजन से भी अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है, देन हम अपील फाइल कर सकेंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को. समझा था हमने? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ये 2 बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई है अंडर द आरटीआई एक्ट. CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, SIC स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन. ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के अकॉर्डिंग बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हुई है. एक्ट इटसेल्फ में अलग से अगर कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी. अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अपॉइंट होते हैं, उनका टर्म ऑफ ऑफिस, सैलरी, अलाउंसेस सब लिखा है एक्ट में. यहां 3 सेक्शंस में अमेंडमेंट किया गया. आरटीआई एक्ट के 3 सेक्शंस में अमेंडमेंट किया गया. सेक्शन 13, सेक्शन 16 एंड सेक्शन नंबर 27. अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को जो सैलरी दी जाती है वो इलेक्शन कमिश्नर के बराबर दी जाती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर दी जाती है. और अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को सैलरी दी जाती है इक्वल्स टू इलेक्शन कमिश्नर्स. इसी के साथ साथ इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस था वो था 5 years और एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर. अब यहाँ पे ये डिस्कस किया गया, जब अमेंडमेंट बिल आया उसमें डिस्कस किया गया कि इलेक्शन कमीशन, जो निर्वाचन आयोग होता है, चुनाव निर्वाचन आयोग, तो जो इलेक्शन कमीशन होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि यहाँ जो इंफॉर्मेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडी है. तो उनके इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता है, उनके इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि यहाँ जो इंफॉर्मेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडी है. तो 3 सेक्शंस जहाँ सैलरी, अलाउंसेस, टर्म ऑफ ऑफिस इनके रिस्पेक्ट में प्रोवाइड किए गए हैं, उनमें अमेंडमेंट्स किए गए. अब यहाँ पे ये डिसाइड किया गया, एक्ट अमेंडमेंट एक्ट लाते हुए ये प्रोवाइड किया गया
ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो अपॉइंट होंगे, इनके सैलरी अलाउंसेस, इनका टर्म ऑफ ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सैलरी अलाउंसेस, टर्म ऑफ ऑफिस, of such commissioners, including Chief Commissioner of Central Information Commission and State Information Commission, shall be as prescribed by the central government. अब इनके सैलरी अलाउंसेस, टर्म ऑफ ऑफिस कौन डिसाइड करेगा, कौन प्रिस्क्राइब करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक्ट में जहां सेक्शन नंबर 13, 16 एंड 27 में इनका सैलरी अलाउंसेस, इनका टर्म ऑफ ऑफिस का प्रोविजन है, वो अब एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आपको वो प्रोविजन लर्न नहीं करना है। ये देखिए, हमने पहले समझा था एज पर सेक्शन 13 ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे अगर कोई चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पे अपॉइंटेड है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिस होल्ड करेगा 65 ईयर्स तक। एवरी इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उनके लिए टर्म था 65 ईयर्स और 5 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। वो एलिजिबल नहीं होंगे रीअपॉइंटमेंट के लिए एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। हाउएवर वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकते हैं, लेकिन टोटल टर्म उनका 5 ईयर से ज़्यादा नहीं होगा। ये सब अब एप्लीकेबल नहीं है, ये अब एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इनके लिए कौन प्रिस्क्राइब करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, एंड अब हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हुए हैं इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 में। स्टैम्प एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट, इसे सेंट्रल लॉ कहा जाता है क्योंकि हर स्टेट के पास पावर होती है, वो अलग से अपना स्टैम्प लॉ बना सकता है। लाइक दिल्ली स्टेट स्टैम्प लॉ, राजस्थान स्टेट स्टैम्प लॉ। ये जो सेंट्रल लॉ है फॉर स्टैंपिंग, स्टैम्प ड्यूटी इम्पोज करने के लिए, ये इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 में अभी एक मेजर अमेंडमेंट हुआ है। पहले कोई भी पर्सन अगर अपनी सिक्योरिटीज ट्रांसफर करता था, देन बायर एंड सेलर दोनों को ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। अब इसकी जगह प्रोविजन में अमेंडमेंट कर दिया गया है। अब एक जगह ही ड्यूटी इम्पोज होगी, दो पार्टीज को अलग से ड्यूटी पे करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। इसके रिस्पेक्ट में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने अपनी वेबसाइट dea.gov.in पर FAQs प्रोवाइड किए और उनसे आपको अमेंडमेंट बहुत जल्दी समझ आएगा, इसलिए मैं वो FAQs रेफर कर रही हूँ। FAQs ऑन इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 ये कह रहा है कि the amendments have been carried out with respect to securities market transactions। प्रेजेंट सिस्टम ये है कि सिक्योरिटीज मार्केट में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वहां पे सेम इंस्ट्रूमेंट्स पे, एक ही इंस्ट्रूमेंट पे मल्टीपल रेट्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। उसकी वजह से ज्यूरिसडिक्शन का डिस्प्यूट भी क्रिएट हो जाता है एंड वो जो ड्यूटी इम्पोज की जाती है वो बायर एंड सेलर दोनों ने बियर करनी पड़ती है। अब इसकी जगह क्या आ गया है? अब इसकी जगह ये अनाउंस कर दिया गया है कि अब एक ही पार्टी ड्यूटी पे करेगी। न्यू सिस्टम लेवी कर दिया गया। ये कहता है ओनली वन साइड शेल बी बोर्न, मतलब स्टैम्प ड्यूटी शेल बी बोर्न बाय द वन पार्टी। इधर या तो बायर पे करेगा या सेलर पे करेगा। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं एक्सेप्शंस के तौर पे रखे गए हैं जिन पर बायर एंड सेलर दोनों स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे, बट प्रपोर्शनेटली वो बियर करेंगे। स्टैम्प ड्यूटी रेट्स भी चेंज हो गई हैं।
1 जुलाई 2020 से इफेक्ट में आ चुकी हैं। तो स्टैम्प ड्यूटी रेट्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, अगर कोई कंपनी डिबेंचर्स इश्यू करती है उसे स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। 0.005% स्टैम्प ड्यूटी अब चार्ज होगी। वहीं ट्रांसफर एंड री इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पे 0.0001% स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होगी। इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ सिक्योरिटी अदर देन डिबेंचर्स 0.005% स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल होगी। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी अदर देन डिबेंचर्स ऑन डिलीवरी बेसिस 0.015% स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल होगी। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी अदर देन डिबेंचर्स ऑन नॉन डिलीवरी बेसिस 0.003% स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल होगी। डेरिवेटिव्स के लिए डिफरेंट रेट्स हैं। फ्यूचर 0.002%, ऑप्शंस 0.003%, करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स पे 0.0001%, अदर डेरिवेटिव्स पे 0.002%, जबकि रेपो ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे है 0.00001%। आपको ये सारी रेट्स अभी याद नहीं रखनी है, आप सिर्फ एंड सिर्फ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ट्रांसफर एंड री इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ सिक्योरिटी अदर देन डिबेंचर्स, सिर्फ एंड सिर्फ इतना याद रख लीजिए। तो ये 3 रेट्स आप याद रख लीजिए। वैसे तो आपको रेट्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पूछी नहीं जाती है, लेकिन क्योंकि अमेंडमेंट हुआ है इसलिए आपको पूछी जा सकती हैं। वन मोर अमेंडमेंट जो यहाँ बताना जरूरी भी है। आप सबके मन में ये क्वेरी आ रही है कि हम जो लॉ पढ़ रहे हैं, हम जो एक्ट पढ़ रहे हैं, वो जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। जम्मू एंड कश्मीर के रिस्पेक्ट में अब काफी प्रोविजंस चेंज हो गए। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इस एक्ट के 5th शेड्यूल में स्पेसिफिकली लिखा गया है कि अब कौन कौन से सेंट्रल लॉज यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख पे एप्लीकेबल होंगे। हमने ज्यादातर एक्ट जब समझे थे वहां पे हमने स्कोप में पढ़ा था द एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब हमने थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अब कौन कौन से लॉज जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई होंगे। तो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर ओमिट हो गया है। अब किन किन एक्ट में ओमिट हो गया है ये पूरी लिस्ट है, आप इसे कंसीडर कीजिए। सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर पे अब कौन कौन से सेंट्रल लॉज अप्लाई कर दिए गए हैं। ये 5th शेड्यूल में टोटल 106 एक्ट को कवर किया गया है। हम यहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ हमारे कोर्स में जो एक्ट एप्लीकेबल है उनमें से कौन से एक्ट अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होंगे वो देख रहे हैं। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट 1996 जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई होगा। बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 ये भी जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई होगा। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जिन्हें शॉर्ट में हम रिस्पेक्टिवली सीपीसी सीआरपीसी कहते हैं, ये भी अब जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई होंगे। ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 भी अप्लाई होगा। जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, पार्टनरशिप एक्ट 1932, आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, द लिमिटेशन एक्ट 1963, ये सारे एक्ट जिनके नाम बोल रही हूँ ये अब जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई हो रहे हैं।
तो हमने जहाँ एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर पढ़ा था, आपको अपने नोट्स में से एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को कट कर देना है। के अलावा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पैसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ये एक्ट भी जम्मू एंड कश्मीर पर अब अप्लाई होंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ JIGL सब्जेक्ट में कवर्ड ही नहीं, बाकी ऑल अदर सब्जेक्ट्स में जो आपके कोर्स में कवर्ड हैं उन सारे एक्ट को यहाँ कंसीडर करते हुए आपको बता दिया है कि ये सारे एक्ट में जहाँ आपने एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर पढ़ा था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर ओमिट हो गया है ना, ये सारे एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई हो रहे हैं। आज हमने JIGL के अमेंडमेंट्स समझे, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट, अंडर RTI एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ फ्यू लॉज ऑन J&K जम्मू एंड कश्मीर। अमेंडमेंट्स एग्जाम में आपको पूछे जाने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है क्योंकि लेटेस्ट अमेंडमेंट पे क्वेश्चन ज़रूर रेज होता है। आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा।